जितने भी स्टूडेंट्स की डिमांड थी ना कि 2024 का जो पेपर था ईएमईएस का उसे सॉल्व करवाने की। तो आज की वीडियो में ना हम 2024 का जो ईएमईएस का जो पेपर था, आप देखिए यहाँ पे 2024 का जो पेपर था उसे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इसके सॉल्यूशन के ऊपर काम करेंगे हम। सेक्शन ए आपका है, सेक्शन बी आपका है और जो आपका सेक्शन सी बचता है ना, इसको आज हम पूरा इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं वीडियो पे। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि ना इस पेपर को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मान के चलो आपका 20 से 30 मिनट तो लगेगा, लेकिन अगर आपको आंसर पता है तो आपका जल्दी से ये पेपर सॉल्व हो सकता है। तो अगर हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ें, तो आपका यहाँ पे वैसे मैंने सॉल्व करवा दिया था सेक्शन ए। जितने भी हमारे पीवाई की सीरीज है ना, उसमें मैंने सॉल्व करवाया था, लेकिन आप अगेन देखिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बेल्ट यूज्ड इन पावर ट्रांसमिशन। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमारे पास जो बेल्ट होती है ना, जो पावर ट्रांसमिशन के लिए होती है, वो आपके पास काफ़ी टाइप्स की होती हैं। आपके पास फ्लैट बेल्ट होती है, आपके पास राउंड बेल्ट होती है, आपके पास टू थ्रेड बेल्ट होती है और आपके पास वी बेल्ट होती है। लेकिन कौन सी बेल्ट है आपके पास जो नहीं होती है? तो मैंने आपको 3 नाम बताए हैं, जिसमें आपका फ्लैट आ गया, वी आ गया और राउंड आ गया, लेकिन हेक्सागोनल नहीं आया। तो पहला आंसर हमारा है कि ये हमारी एक बेल्ट का टाइप नहीं होता है। कौन सा? हेक्सागोनल। षटकोणीय पट्टा, जहाँ पे इसका आपका जो आंसर होगा ना, वो आपका षटकोणीय पट्टा या फिर हेक्सागोनल बेल्ट वो आपका होगा। विच इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल। यहाँ पे हिंदी में भी देखिए, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या लिखा हुआ है। कौन सा इंजन ऑटो चक्र पर कार्य करता है? कौन सा? आपका पेट्रोल इंजन। हमेशा याद रखना है कि ऑटो साइकिल पे सिर्फ पेट्रोल इंजन काम करता है। तो यहाँ पे आपका होगा पेट्रोल इंजन। हम इसको यहाँ पे देखें तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, इन एन स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम द कंप्रेसर इज लोकेटेड एट, तो वो आपका आउटडोर यूनिट पे होता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पे पूछा कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पावर सप्लाइड इन इंडिया। मैंने आपको क्या कहा था कि जो हमारा एसी पावर सप्लाई है वो होता है 50 हर्ट्ज, और जो आपका वोल्टेज होता है वो होता है 240 वोल्ट। तो यहाँ पे आप गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। उसका आंसर आपका क्या होगा? आपका जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो आपका एमीटर होता है। यहाँ पे 1 हॉर्स पावर का मैंने आपको बताया था 746 आपका वॉट होता है। यहाँ पे जो थर्मल पावर प्लांट होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज कोल। कोल यानी कोयला, आपका मैंने बताया था। तो ये सारा तो आपका कवर हो ही जाएगा। इन सबका जो आंसर, मतलब मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, इन सबके जो आंसर हैं वो बहुत ही कॉमन है आपके आंसर। जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया ना कि इन द गैस टर्बाइन द फ्यूल इज जनरली इग्नाइटेड बाय, आपका स्पार्क प्लग हो गया या फिर स्पार्क इग्नाइटर, आपका इसका आंसर होगा। जो आपका 9वां क्वेश्चन आता है, अ डीजल इंजन यूज स्पार्क प्लग टू इग्नाइट द फ्यूल, आपका यहाँ पे फॉल्स होगा। द रेक्टिफायर जो आपका होता है, ये कई बार पूछ लेता है ये क्वेश्चन की रेक्टिफायर वाला, कि जो रेक्टिफायर होता है वो कन्वर्ट करता है एसी पावर को डीसी पावर में, तो वो ट्रू है। R410A इज अ बेटर एनवायरमेंटल फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट, तो आपका फॉल्स होगा। और जो आपका सिंगल फेस एसी मोटर है वो कॉमनली यूज होता है हाउस होल्ड में, तो वो आपका ट्रू हो गया। तो जो हमारा ये लेक्चर था ना, जो सेक्शन ए, इसमें आपका कवर हो चुका है बहुत जल्दी, 5 मिनट भी नहीं लगे इसे कवर होने में, क्योंकि आपको आंसर पता है और मुझे भी आंसर पता है। और आपको आंसर ना याद रखना है कि किस चीज़ का, मैंने आपको ट्रू फॉल्स में आपको कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ट्रू फॉल्स आप ढंग से पढ़ के जाना। आपका जितने भी क्वेश्चन है ना, इन सबको नोट डाउन कर देना, और मैं आपको यहाँ पे इनका ना आंसर नोट करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपके जो आंसर ना सेक्शन ए के हैं वो यहाँ पे मैंने सारे लिखे हुए हैं। जो आपका यहाँ पे साथ साथ में आप देखिए कि जो कौन से टाइप की बेल्ट होती है जो आपके ट्रांसमिशन ऑफ पावर में यूज़ नहीं होती है, वो आपका हेक्सागोनल बेल्ट हो गया। जो आपका इंजन है जो ऑटो साइकिल पे काम करता है, वो आपका पेट्रोल इंजन हो गया। साथ में आप साइड में क्वेश्चन देख सकते हैं। जो आपका थर्ड आता है कि आपका जो स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है ना, वहाँ पे जो आपका कंप्रेसर है वो कहाँ लोकेटेड होता है? वो आउटडोर यूनिट पर होता है। आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी पावर सप्लाइड की, वो कितनी होती है? जबकि एसी पावर सप्लाइड होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? वो आपकी 50 हर्ट्ज होती है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, तो आमीटर होता है। कभी भी याद रखना, आमीटर आपका सीरीज में होगा सर्किट में, और वोल्ट मीटर पैरेलल में होगा। आपका वोल्टेज मेजर करता है वोल्ट मीटर, और करंट मेजर करता है आमीटर। आपका जो हॉर्स पावर होता है, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो वो 746 वॉट होते हैं। आपका जो थर्मल पावर प्लांट में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत यानी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होता है? कोल यानी कि कोयला। आपका जो गैस टरबाइन होता है ना, द फ्यूल इज जनरली इग्नाइटेड बाय, यानी कि गैस टरबाइन में ईंधन का आमतौर पर डैश द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, कि मतलब प्रज्वलित मतलब जलाया कैसे जाता है या फिर इग्नाइट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे इग्नाइटर प्लग होगा या फिर स्पार्क इग्नाइटर। अगर आप दोनों लिखेंगे तो दोनों सही है, लेकिन इग्नाइटर प्लग आप लिखें तो वो ज़्यादा बेटर होगा याद करने के लिए। जो ट्रू फॉल्स में पूछा गया था कि डीजल इंजन आपका स्पार्क प्लग यूज करता है इग्नाइट द फ्यूल, तो यहाँ पे आंसर फॉल्स है।
यहाँ पे जो था कि रेक्टिफायर जो है एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है, आपका ट्रू होगा। R410A अगर यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि बेटर एनवायरमेंटल रेफ्रिजरेंट, तो फॉल्स होगा, डायरेक्ट फॉल्स करना। और जो आपका सिंगल फेस एसी मोटर है ना, वो कॉमनली यूज होती है हाउस होल्ड में, तो आपका वो ट्रू होगा। अब इसको मैं आपको ना सेक्शन बी और सेक्शन सी ना इसी वीडियो में कवर कराऊंगा, तो आप टेंशन मत लो, बस वीडियो में बने रहो। यहाँ तक तो आपका मतलब क्वेश्चन 12 तक हमारा कवर हो चुका था। तो सेक्शन बी में अगर हम देखें तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्ट एंड मेंशन वन मटेरियल यूज्ड फॉर बेल्ट मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि यहाँ पे जबकि बेल्ट होती है ना, उनके बारे में पूछा गया है कि डिफरेंट टाइप की जो बेल्ट होती है ना, उनके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखा है विभिन्न प्रकार की बेल्टों की सूची बनाएं और बेल्ट निर्माण में प्रयुक्त एक सामग्री का उल्लेख करें। अब यहाँ से जितने भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो जो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, मैं आपको वो समझाऊंगा भी। तो अगर आप हिंदी में आप पूरा समझ गए तो अच्छी बात है, वरना जो मैं आपको यहाँ कॉपी पे लिख के दिखाऊंगा ना, या फिर जो मैं आपको बुक की हेल्प से दिखाऊंगा, उससे आप स्क्रीनशॉट लेके आप उसको ट्रांसलेट कर लेना, जिससे आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे तो ऐसा पूछ रखा कि लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्ट। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज गियर ड्राइव, या फिर आपको ऐसा कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं अगर, तो अगर आपको पूछता है कि व्हाट इज बेल्ट ड्राइव, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कभी व्हाट इज बेल्ट ड्राइव इस क्वेश्चन की जगह, या फिर पूछता है कि व्हाट इज बेल्ट ड्राइव और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव के बारे में लिखो, तो बेल्ट ड्राइव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो। बेल्ट जब की होती है ना, वो ट्रांसमिट करती है पावर को वन शाफ्ट से अनदर। ये एक शाफ्ट है और एक दूसरा शाफ्ट है, इसको आप जो गोल चक्र होते हैं ना, इसके आसपास बेल्ट घूमती है, उसे शाफ्ट कहते हैं। तो जो हमारे पुलिस होते हैं ना, पुलिस मतलब ये पट्टे को आप समझिए, या फिर आप पुलिस को ऐसे समझिए कि जो हमारा ये है ना, कि जो ये शाफ्ट है, ये गोल चक्र है, इस पे हमारी पुलिस लगी होती है, जो हमारी बेल्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। और इसी तरीके से हमारी ट्रांसमिशन ऑफ पावर होती है। कभी आपने आटा चक्की देखी होगी ना, तो वहाँ पे भी सेम इसी आपका बेल्ट का यूज़ होता है और इसी प्रोसेस को वहाँ पे करते हैं। तो आपका बेल्ट ड्राइव की आप यहाँ से डेफिनेशन देख लेना कि बेल्ट ड्राइव की डेफिनेशन क्या होती है, कि वो ट्रांसमिट करती है, बेल्ट जो होती है ना, पावर को ट्रांसमिट करती है वन शाफ्ट से अनदर, और वो कुछ दूरी पर होनी चाहिए, तभी वो आपका ट्रांसफर कर पाएंगी। तो यहाँ पे आप देखिए, जो आपका यहाँ पे ये सर्कल है ना, इसको आप पुली समझिए। जो आपका पुली है ना, इसके ऊपर आपकी जो बेल्ट होती है ना, उसको आपको रखते हैं। और यहाँ पे एक जो बेल्ट होती है ना, वो ना मतलब पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे अगर टाइप्स ऑफ बेल्ट देखें तो यहाँ पे फ्लैट फ्लैट बेल्ट है, वी बेल्ट है, आपका यहाँ पे राउंडेड बेल्ट है, और आपका यहाँ पे टू थ्रेड या फिर टाइमिंग बेल्ट है, जिसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। तो फ्लैट बेल्ट क्या होती है आपकी, फ्लैट बेल्ट आपका लेदर से बनी होती है, चमड़े से या फिर रबड़ से बनी होती है, और फैब्रिक मटेरियल से बनी होती है। उनका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है, और वो मीडियम डिस्टेंस में आपका पावर ट्रांसमिशन का काम आती है। मतलब लंबी दूरी के लिए नहीं होती वो मतलब ठीक ठाक जो आपकी दूरी होती है ना, वहाँ आपकी फ्लैट बेल्ट यूज़ करी जाती है पावर ट्रांसमिशन के लिए। आपकी जो वी बेल्ट होती है, वो आपकी सेम रबर से बनी होती है। उसको रबर को ना आप रीइंफोर्स करते हैं फैब्रिक यानी रेशे के कॉर्ड्स आप इन्हें कहिए, या फिर रेशे के धागे आप इन्हें कहिए, उनके साथ उन्हें फैब्रिक के साथ मिक्स करते हैं। इनका ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन होते हैं। एक ट्रेपेजॉइड के बारे में आपने पढ़ा होगा ना, एक स्ट्रक्चर होता है, एक फिगर होता है, स्ट्रक्चर नहीं एक फिगर होता है, स्क्वायर, पेंटागन, ऐसे ही एक ट्रेपेजॉइडल भी होता है। तो उनका ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन होता है, और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, यानी कि आपकी इंडस्ट्री वगैरह में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। आपका राउंडेड कह लो या फिर सर्कुलर बेल्ट कह लो, ये भी आपके सेम रबड़ से बनी होती है और पॉलीयूरेथेन यूरेथेन से बनी होती है। एक मटेरियल है पॉलीयूरेथेन, इससे बनी हुई होती है। दे हैव सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इनका आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, और ये यूज होती है लाइट ड्यूटी एप्लीकेशन के लिए। लाइट ड्यूटी एप्लीकेशन आप ऐसे समझो, आपकी ये होम अप्लायंस में कहीं कहीं पे ना ये इस्तेमाल होती है, बहुत ही मतलब कम इस्तेमाल होती है, बट इनका यूज़ होता है। आपका कौन सा राउंड बेल्ट के लिए, ये लाइट लोड को कैरी करने के लिए होती है। जैसे कि आपकी स्विंग मशीन हो गई ना, एक स्विंग मशीन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और जो आपका फोर्थ आता है टाइमिंग या फिर टू थ्रेड बेल्ट, ये भी आपकी सेम रबर से बनी होती है। इनको आप री स्टील के साथ आप इनको री यानी उसके साथ मिक्स करके बनवाते हैं। और फाइबर ग्लास कॉर्ड सेम वही। दे प्रोवाइड पॉजिटिव ड्राइव विदाउट स्लिपेज, मतलब ये ना आपको पूरा मतलब इसमें स्लिपेज की दिक्कत नहीं होती। स्लिपेज मतलब आपका भी देखना कि जो ये मैंने आपको समझाया ना, कई बार क्या होता है कि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि जो ये बेल्ट होती है ना, ये आपका शाफ्ट या फिर पुल्ली के ऊपर से ना स्लिप हो जाती है। तो आपकी जो टू थ्रेड बेल्ट होती है, टू थ्रेड या फिर टाइमिंग बेल्ट जिसे कहते हैं, उसमें स्लिपेज का कोई चांस नहीं होता है।
तो आप यहाँ समझ गए होंगे, यहाँ पे मैंने सेम बिल लिखा हुआ है कि यूज्ड इन प्रिसीजन एप्लीकेशन नो स्लिपेज, बट ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ मैंने लिखे हुए थे, ये मैंने शॉर्टकट के लिए बनाए थे अपने पेपर में जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था। बाकी यहाँ पे तो कुछ बताने लायक है नहीं। फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट में सेम वही है कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर होती है ट्रांसफ़र करने के लिए वन पुली टू अनदर यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है। बाकी जबकि फ्लैट बेल्ट होती है ना, वो चीप होती है लेकिन वो आसानी से स्लिप हो जाती है, और जबकि टू थ्रेड बेल्ट होती है ना, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है लेकिन उसमें स्लिपेज नहीं होता। तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, इनको आपको नोट करने की ज़रूरत है इन सारे पॉइंट्स को, क्योंकि ये आपसे पेपर में पूछ सकता है। बाकी वी बेल्ट में आपकी फैक्ट्रीज और वर्कशॉप में इस्तेमाल होती है। सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में या फिर आपकी फैक्ट्री और वर्कशॉप में इस्तेमाल होती है। इनमें ग्रिप ज़्यादा होती है और इनमें स्लिपेज कम होती है। बस यही है। अब अगर हम अपने एक एक इसमें दूसरा पार्ट भी था, अगर आप क्वेश्चन आपको देखा होगा ना कि वन मटेरियल यूज्ड फॉर बेल्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो कौन सा मटेरियल है हम उसे देखते हैं। जो हमारा कॉमन मटेरियल होता है ना, वन कॉमन मटेरियल यूज फॉर बेल्ट मैन्युफैक्चरिंग इज रबर। जो आपका रबर होता है ना, वो आपका एक कॉमन मटेरियल होता है बेल्ट बेल्ट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम के। आपका जो रबर होता है उसे ना कॉटन के साथ या फिर नायलॉन के साथ या फिर कोई भी आर्टिफिशियल आपका कह लो, आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल फाइबर होता है ना, उसके साथ रीइंफोर्स कराते हैं। रीइंफोर्स मतलब उसकी मिक्सिंग करते हैं या फिर उसे मिक्स करते हैं, क्योंकि ताकि वो और स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड कर सके। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन को या फिर आईसी इंजन का हो, आंतरिक दहन इंजनों का संक्षेप में वर्गीकरण की समझिए। अब आपको यहाँ पे ये तो 2019 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 16 वाला था ये, बट मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कि जो हमारा जो आईसी इंजन होता है ना, उसका क्लासिफिकेशन कैसा है। या तो फिर वो बेस्ड ऑन साइकिल ऑफ ऑपरेशन की, उनकी कितने साइकिल्स में आपका जो ऑपरेशन होता है वो कंप्लीट होता है। तो इसमें 3 टाइप आते हैं, ऑटो साइकिल इंजन, डीजल साइकिल इंजन और डुअल साइकिल इंजन। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप पूछा नहीं जाए, अगर आप लिखेंगे कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्ट्रोक, आपको पता है ना कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, तो यहाँ पे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन आप लिखेंगे। अगर आप फ्यूल के बेस पे आप उन्हें क्लासिफाई करते हैं कि मतलब कौन सा ईंधन यूज होता है, तो पेट्रोल इंजन हो गया, डीजल हो गया, गैस इंजन हो गया, और आपका डुअल फ्यूल इंजन। डुअल फ्यूल मतलब इसमें आप गैस और या फिर गैस और पेट्रोल या फिर पेट्रोल और डीजल कोई सा भी आप फ्यूल यूज कर सकते हैं। बेस्ड ऑन इग्निशन सिस्टम मतलब उसका इग्नाइट कैसे होती है, प्रज्वलित कैसे करते हैं उसे, तो आपका स्पार्क इग्नाइशन यानी एसआई इंजन हो गया, और आपका कंप्रेशन इग्निशन हो गया या फिर सीआई इंजन हो गया। अब बेस्ड ऑन कूलिंग सिस्टम या फिर कूलिंग सिस्टम के आधार पे आप उसे क्लासिफाई करते हैं, तो आपका एयर कूलिंग सिस्टम हो गया और वाटर कूलिंग सिस्टम हो गया। अगर आपको छठवा आपका आता है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, तो आपका ऑटोमोबाइल इंजन, मरीन इंजन, एयरक्राफ्ट इंजन और स्टेशनरी इंजन। देखो मैं आपको ना 2024 का ही पेपर क्यों सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने इस पेपर को ना सॉल्व कर लिया कंप्लीट या फिर इसे पूरा याद कर लिया, तो जो मैं 25 का या फिर 24 का बैक का पेपर दिखाऊंगा ना, उसको आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, और उसको आप देख के ही ना आप बता देंगे कि आपके 75 मार्क्स में से आप कितना स्कोर कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चन को ना आप ढंग से देखो, समझो, और इनको ना कॉपी में नोट करो साथ में। अब मैं अगर आपको कहूँ कि क्वेश्चन नंबर 15 आपका, पर इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 का आपको आंसर दिखा देता हूँ एक बार। कि क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन मैंने आपको कहा था ना, इंटरनल कंबशन इंजन, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ और ज़्यादा डिटेल में है। बुक में जो आपको दिया होगा ना सॉल्व करके पेपर, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में है, तो इतना तो मतलब आप इतना करोगे तब भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे, और अगर आप मैंने जो आपको यहाँ पे लिखवाया है अगर आप ये करेंगे ना, फिर भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे। बट रेफरेंस के लिए आप देख लो कि बेस्ड ऑन एप्लीकेशन की, आपका एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कि क्या यूज़ होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका बेस्ड ऑन बेसिक डिज़ाइन, इंजन डिज़ाइन कि आपका कैसा डिज़ाइन हो रखा है, उसके बेस पे आपका ऑपरेटिंग साइकिल के बेस पे आपका बेस्ड ऑन वर्किंग साइकिल, या फिर बेस्ड ऑन वाल्व, या फिर पोर्ट डिज़ाइन एंड लोकेशन, मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से आपका 6 तो यहाँ से हो गए, बाकी आपके 11 बचते हैं, 7 8 9 10 11, वो आप यहाँ तक आप इन्हें नोट करिए। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या पूछा गया है कि डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ 2 स्ट्रोक इंजन। देखो 2 स्ट्रोक इंजन, आपका दूसरा आता है 4 स्ट्रोक इंजन, फिर आता है आपका तीसरा आपका 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, फिर आपका आता है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, फिर आपका आता है 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। 2 स्ट्रोक डीजल इंजन नहीं है शायद, या फिर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन तो है आपके पास। 5 तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, आपका 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे ये पांचों। इनकी वर्किंग ना किसी की भी पूछ सकता है,
मैं ये गारंटी नहीं ले रहा कि आपको यहाँ पे टू स्ट्रोक इंजन का पूछा हुआ तो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का नहीं पूछेगा या फिर पेट्रोल इंजन का नहीं पूछेगा। कभी कभी टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का नहीं पूछता है, सिर्फ पेट्रोल इंजन का पूछता है। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे सेक्शन सी में क्या पूछा गया है कि डिस्कस द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बोथ पेट्रोल एंड डीजल इंजन। यानी कि आपको पेट्रोल इंजन का अलग पढ़ना है, फिर टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का अलग पढ़ना है, फिर डीजल इंजन का अलग पढ़ना है, फिर फोर स्ट्रोक डीजल इंजन का अलग पढ़ना है। तो देख लो कितना सारा काम। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, जिसमें हमें वर्किंग प्रिंसिपल बताना था हमें टू स्ट्रोक इंजन का। तो टू स्ट्रोक इंजन हमारा क्या होता है कि जो मतलब उसकी कंप्लीट साइकिल जो होती है ना, वो दो स्ट्रोक में होती है। दो स्ट्रोक क्या होंगे अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, अ टू स्ट्रोक इंजन कंप्लीट्स द पावर साइकिल। उस पावर साइकिल या फिर आप एक कंप्लीट साइकिल बोलिए, उसमें क्या होता है, इनटेक होता है, कंप्रेशन होता है, पावर होता है और एग्जॉस्ट होता है इन टू स्ट्रोक। टू स्ट्रोक में ये सब चीज़ें होती है। टू स्ट्रोक क्या होती है मैं अभी आपको समझाऊंगा। ऑफ अ पिस्टन और वन रेवोल्यूशन ऑफ अ क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट क्या होता है, पिस्टन क्या होता है। अगर मैंने जो टेलीग्राम पे लिंक भेजी थी, अगर वहां से आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे अभी आपको समझाता हूँ कि टू स्ट्रोक इंजन होता क्या है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मैं आपको विजुअल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ना मैं आपको इस 3D डायग्राम की हेल्प से पहले आपको समझाता हूँ कि सारे ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा। देखो जो हमारा यहाँ पे ये आपको ये रोटेटिंग वाला पार्ट दिख रहा है ना, जो ये पूरा रोटेट करता है, इसको हम क्रैंक शाफ्ट कहते हैं। इसमें इसका जो पूरा एरिया है इसको हम क्रैंक केस कहते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये पिस्टन है जो अप एंड डाउन होता है, ये हमारा यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट है, ये हमारा इनलेट पोर्ट है और ये हमारा ट्रांसफर पोर्ट है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है। तो अभी आप देखिए कि इसमें मूवमेंट क्या हो रही है। यहाँ से फ्यूल आ रहा है, फिर वो यहाँ से कंप्रेस हो रहा है तो वो यहाँ से ऊपर जा रहा है, और फिर जैसे ही अब हमारा पिस्टन नीचे आ रहा है वो एग्जॉस्ट की हेल्प से बाहर निकल रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है मैं आपको समझाता हूँ अभी। देखो इसमें एक्चुअल में ना हो क्या रहा है, देखो पहले आपका जो फ्यूल होता है वो इनलेट पोर्ट की हेल्प से यहाँ आता है। तब तक ये पोर्ट आपका बंद रहता है जब तक पिस्टन आपका नीचे से ऊपर नहीं आता है। तो वही मैं आपको यहाँ पे पॉइंट में अभी समझाऊंगा कि एक्चुअल में क्या कह रहा हूँ मैं। देखो पहले यहाँ से आ रहा है तो अभी तो ये बंद है। जैसे ये यहाँ से मैं इसकी स्पीड स्लो करता हूँ तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे अभी ये ऑफ होगा ना, देखो यहाँ पे फ्यूल जैसे ही ऊपर जाएगा यहाँ पे खुल जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ पे पिस्टन नीचे आता है तो यहाँ से फ्यूल ट्रांसफर हो जाएगा ऊपर, और जैसे ही आपका पिस्टन ऊपर आएगा तो यहाँ पे एयर कंप्रेस हो जाएगी, आपका फ्यूल कंप्रेस हो जाएगा और वो इग्निशन हो जाएगा, यानी कि वो फ्यूल जल जाएगा और फिर यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएगा जैसे आपका पिस्टन नीचे आएगा। तो इसी को यहाँ पे मैंने पूरा समझाया हुआ है। इसी को मैंने यहाँ पे पूरा समझाया हुआ है कि पहले आपका क्या होता है। जब आपका पहला पिस्टन जो होता है वो नीचे से ऊपर की ओर मूव करता है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है ना कि पिस्टन आपका शुरुआत में नीचे होता है। जो आपकी मशीन होती है वो स्टार्टिंग पोजीशन में आपकी होती है, एकदम स्टेबल होती है, वो इंजन स्टार्ट नहीं हुआ होता है तो वो नीचे की पोजीशन में होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो बॉटम डेड सेंटर यानी बीडीसी से टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर में जाता है। तो पहला उसका एक वन, उसका आप कह लो वन मोशन वो अपना करता है, पहला मोशन करता है। फिर यहाँ पे सेकंड क्या लिखा हुआ है कि एज द पिस्टन मूव्स अप इट कंप्रेसेस एयर फ्यूल मिक्सचर। अब जैसे ही वो यहाँ से ऊपर जाता है, पिस्टन यहाँ से ऊपर जाता है, तो जो फ्यूल यहाँ से यहाँ गया होगा ना, शुरुआती का जो फ्यूल होगा, फर्स्ट का जो फ्यूल होगा, वो यहाँ पे कंप्रेस हो जाता है इस कंबशन चेम्बर में। जो आपका पिस्टन है वो आपके एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है ना उसको कंप्रेस करता है। देखो फिर वो कंप्रेस कर दिया, उसी दौरान साइमल्टेनियसली जहाँ पे जैसी आपका जब का क्रैंक केस है ना, जहां आपका ये क्रैंक शाफ्ट है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो आपका फ्रेश आपका जो फ्यूल होता है ना, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं अगर, देखो जैसे ये ऊपर जाता है आपका वैक्यूम थोड़ा क्रिएट हुआ, यहाँ से फ्रेश फ्यूल आता है और ये बंद हो जाता है जैसे पिस्टन नीचे आता है। तो जैसे पिस्टन नीचे आया आपका फ्रेश फ्यूल जो था वो आपका यहाँ से जा नहीं पाता है, तो वो इसके अंदर जो आपका फ्रेश फ्यूल होता है ना, फिर वो यहाँ से ट्रांसफर ट्रांसफर यहाँ पे एक वो आपका होल होता है, ट्रांसफर होल से वो कंबशन चेम्बर में जाता है जैसे आपका पिस्टन नीचे आता है। मैं अगर आपको मेरी बताए समझ नहीं आ रहा तो आप जो मैंने आपको ग्रुप में वीडियो भेजा था ना टेलीग्राम पे, आप उसे देखना। तो यहाँ पे जो आपका एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो इस ट्रांसफर आपका होल से आपका कंबशन चेम्बर में जाता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है ना वो आपका कंप्रेशन चेम्बर में जाता है, यहाँ से जो आपका इनलेट पोर्ट होता है वहां से वो फिर ट्रांसफर पोर्ट के जरिए कंबशन चेम्बर में जाता है। और उसी दौरान तुरंत आपका जो पार्शियल वैक्यूम है, मतलब पार्शियल मतलब थोड़ा सा वैक्यूम आपका यहाँ पे क्रिएट होता है।
आपका क्रैंक केस में, जिसकी वजह से आपका जो फ्रेश फ्यूल है वो अंदर आता है। तो इसके बाद ना जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये प्रोसेस होती रहेगी कि यहाँ से फ्यूल आपका कंप्रेस होगा, फिर वो जलेगा, फिर यहाँ से वो बाहर निकलेगा, फिर जैसे ये ऊपर जाएगा यहाँ से फ्यूल आएगा, यहाँ से अंदर जाएगा फ्यूल, फिर बर्न होगा, फिर बाहर निकलेगा फ्यूल आएगा, वो यहाँ से ट्रांसफर होगा, फिर वो ऊपर जाएगा, कंप्रेस होगा, फिर वो जलेगा और बाहर निकलेगा। तो यही प्रोसेस है हमारी फर्स्ट स्ट्रोक में। पहला स्ट्रोक में तो आपका ये होता है। आपका दूसरा स्ट्रोक क्या होता है? दूसरा स्ट्रोक में यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, तो दूसरे स्ट्रोक में क्या होता है कि जहाँ पे आपका दूसरा स्ट्रोक में ना जो गैसेस यहाँ पे कंप्रेस होती है, वो आपका यहाँ से बाहर निकलती है। देखो यहाँ से ना आपकी देख रहे होंगे आप, गैसेस कुछ यहाँ से बाहर निकल रही है। ये जो आपका फ्यूल बर्न होता है ना, उसके साथ कुछ गैसेस भी होती है, वो आपकी बाहर निकलती है। जब आपका ये नीचे ऊपर से नीचे आता है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में आता है, तो आपकी गैसेस वहां से बाहर निकलती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ये नीचे मूव करता है ना, तो यहाँ आपका जो एग्जॉस्ट यहाँ पे आउटलेट है वो अनकवर होता है। वो कैसे अनकवर होता है आप देखो, देख यहाँ पे नीचे से नीचे आ रही है ना, तो यहाँ पे आपका अनकवर हो गया, मतलब एक कवर नहीं रहता। जैसे नीचे आता है यहाँ से गैसेस बाहर निकलती है। तो वही सारा इसमें लिखा हुआ है कि टू स्ट्रोक इंजन काम कैसे करता है, यही सब यहाँ डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर जो आपका जैसे आपका डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, तो आपका ये जब का अनकवर करता है आपका एग्जॉस्ट पोर्ट को, मतलब वो हट हट जाता है वहां से। तो आपकी जितने भी फ्रेश आपका जो चार्ज है ना, वो क्रैंक केस के अंदर एंटर करता है। फिर क्या होता है, जैसे कि यहाँ से इसने हटा हटा यहाँ से, तो फिर यहाँ से फ्रेश फ्यूल आपसे आएगा, फिर जाएगा, फिर ऊपर कंप्रेस होकर बर्न होगा, फिर यहाँ से बाहर निकलेगा। तो सेम प्रोसेस आपकी रिपीट होती रहेगी। और जब ये एक कंप्लीट प्रोसेस रिपीट होती है ना, तब जब क्या आपका ये टू स्ट्रोक की जो साइकिल है वो कंप्लीट होती है। तो ये क्या होता है, पहले ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है। तो इसमें आपके दो स्ट्रोक होते हैं, पहले ऊपर गया आपका पहला स्ट्रोक, फिर ये नीचे आया तो आपका दूसरा स्ट्रोक। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, और इसी चीज को ना उस लेक्चर में आपको समझाया है जो मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजा है। यही आपका पूरा आपका ये था, क्वेश्चन था कि आपको कैसे कैसे लिखना है। मैंने आपको समझा दिया है कि पहले फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होता है, वो नीचे से ऊपर जाता है आपका पिस्टन, फिर आपका जो फ्यूल होता है ना, मिक्सचर होता है एयर फ्यूल का, फ्यूल के साथ आपका ना एयर भी जाती है साथ में। कभी ऐसा नहीं होगा कि फ्यूल ही फ्यूल जाएगा, वहां पे एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो आपका कंबशन चेंबर ऊपर में जाता है। फिर जैसे ही ऊपर जाता है, साइमल्टेनियसली आपका जो क्रैंक केस होता है वहां पे आपका वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपका फ्रेश फ्यूल कह लो या फिर फ्रेश चार्ज जो आपका होता है ना, वो इनलेट पोर्ट के जरिए आपके क्रैंक केस में आता है। फिर सेम वही प्रोसेस होती है कि जो आपका टीडीसी होती है ना, वहां पे जो स्पार्क प्लग होता है, जब वहां पे कंप्रेस होता है, तो जो आपका फ्यूल होता है वो बर्न होता है। फिर जैसे आपका पिस्टन दूसरे स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन नीचे आता है ना सेकंड स्ट्रोक में, तो वहां पे जब आपका बर्न होता है फ्यूल, वहां से कुछ गैसेस होती है वो बाहर निकलती है। और सेम आपका यहाँ पे वही सब चीजें लिखा हुआ है कि जैसी फिर अगर वो ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर आपका पिस्टन जाता है, तो फिर फ्रेश फ्यूल आएगा, फिर वो ट्रैवल इनलेट से जाएगा आपका कंबशन चेंबर में, फिर आपका पिस्टन ऊपर आएगा तो वो कंप्रेस होगा फ्यूल आपका, फिर वो जलेगा, फिर वो बाहर निकलेगा। पूरा ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। तो यही है आपका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल आपका टू स्ट्रोक इंजन का। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा हुआ है, नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अब टू टाइप के आपके रेफ्रिजरेंट कौन से होते हैं जो आपके यूज होते हैं आपके एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि टू वाइडली यूज रेफ्रिजरेंट आपका कौन कौन से होते हैं, R410A एंड R32। ये आपके बोथ क्या होते हैं, आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, आपका HCFCS होते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। इनके अंदर जीरो ओजोन डेप्लीशन पोटेंशियल होता है। जीरो ओजोन डेप्लीशन मतलब ये बिल्कुल भी आपके ओजोन लेयर को अफेक्ट नहीं करता है, आपको ऐसा हिंदी में लिखना है। और लेकिन ये अलग अलग, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ना वो अलग अलग होती है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो आपके करते हैं ना, उनका इनका जो क्षमता होती है वो दोनों की अलग अलग होती है। और इनकी एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब बिजली की खपत, वो भी अलग अलग होती है। तो हम इनको डिस्कस करते हैं, इन दोनों के बारे में हमें क्वेश्चन में डिस्कस करने को ही बोल रखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना है हमें डिटेल में। तो यहाँ पे देख लीजिए, R410A है, उसका कंपोजिशन क्या है, वो नियरली आपका R410 आपका नियर एजियोट्रॉपिक ब्लेंड होता है। एजियोट्रॉपिक ब्लेंड मतलब क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड। आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है कि R410A इज द नियर मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड, या तो एजियोट्रॉपिक ब्लेंड, दोनों आपको सही लगे वो लिखना, ऑफ टू हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, या फिर HCFC, R32 एंड R125।
ये मिक्सचर होता है कौन से दो आपके HCFC का, R32 एंड R125। इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम देखते हैं। ये सक्सेसर है किसका, नाउ फेज आउट R22। R22 हमारा एक रेफ्रिजरेंट होता था ना, जो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा कॉज करता था। उसके अंदर मतलब क्लोरीन होता था जो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करता था, मतलब ओजोन लेयर को हमारी हार्म पहुंचाता था या फिर हानि पहुंचाता था। तो उसका ये अपग्रेड वर्जन है जिसके अंदर हायर एनर्जी एफिशिएंसी होती है, मतलब ये कम बिजली की खपत करता है इंडस्ट्री में और हमें ज़्यादा पैदावार में मदद करता है। सिस्टम रनिंग ऑन R410A ऑपरेट एट हायर प्रेशर, मतलब जो आपके इस रेफ्रिजरेंट में जो आपके इंजन्स वगैरह होते हैं फिर मशीन होती है ना, वो आपकी ऑपरेट होती है हाई प्रेशर में, और विच रिक्वायर स्पेशलाइज कंपोनेंट, उनके लिए कुछ स्पेशल कंपोनेंट चाहिए होते हैं। और इसका पर्यावरण पे क्या असर पड़ता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अगर हम देखें तो R410 आपका ओजोन लेयर को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, डज नॉट डिप्लीट द ओजोन लेयर। इट इज़ अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस विद अ हायर GWP यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंट ऑफ 2088। ये आपका एक नंबर है। इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, मतलब ये ग्रीन हाउस गैस होती है एक टाइप की, जो आपका R410A है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। ये मतलब इसके अंदर एक पोटेंट मतलब क्षमता आप कह लो कि ये ग्रीन हाउस गैस की क्षमता है, जो आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंट होता है ना ऑफ 2088, कि मतलब आपको 2088 एक नंबर है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंट का, जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्री में ना इसे आप हटाने का ही सोच रहे हैं या फिर प्लानिंग चल रही है हटाने की, R410A। अब अगर हम R-32 के बारे में हम देखें इसका कंपोजिशन क्या है, इसका कंपोजिशन पहले हम देखें R32, और इसका जो केमिकल नाम है वो डाईफ्लोरोमीथेन है। ये सिंगल कंपोनेंट है HCFC का। आपका हाइड्रो फ्लोरोकार्बन जो थे ना उसमें क्या था R410, ये दो लिक्विड का ब्लेंड था, मतलब दो लिक्विड का ये मिक्सचर था। लेकिन इसमें क्या है, जो आपका मेन आपका इंग्रेडिएंट है वो इन R410A ब्लेंड, एंड नाउ ये आपका मेन इंग्रेडिएंट है, मतलब जो R32 है ना वो R410A के अंदर आपका मेन इंग्रेडिएंट था। और इसे आप सिंगल यूज़ करते हैं, मतलब इसे आप किसी और के साथ मिक्स नहीं करते हैं। इसकी जो परफॉर्मेंस है R32 इज़ मोर एनर्जी एफिशिएंट देन R410 है। आप इसको ऐसे पॉइंट में लिखिए कि ये ज़्यादा पैदावार देता है हमको R410A के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से ये हमें ऑफर करता है एक्सीलेंट हीट ट्रांसफ़र, मतलब प्रॉपर्टी, जिसकी हीट ट्रांसफ़र यानी कि हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो क्षमता है ना, ट्रांसफ़र करने की प्रॉपर्टी है वन मीडियम टू अनदर, इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये लेस रेफ्रिजरेंट टू बी यूज्ड, मतलब जो रेफ्रिजरेंट आपके ये सब्सटेंस होता है ना वो कम यूज़ करने पे ना हमें सेम कूलिंग कैपेसिटी देते हैं R410A के कंपैरिजन में। अब इसका एनवायरनमेंट पे कोई इफेक्ट तो होता नहीं है। इसका सिग्निफिकेंट आपका लोअर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंट है, इसका कम है, 675 इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंट है, यानी कि एक नंबर है जो, और इसका कितना है 2088, किसका आपका R410A। तो हमारा जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है ना वो इसका बहुत कम पड़ता है। थर्ड 1/3 ऑफ R410A, मतलब एक तिहाई जो आपका R410A है ना, जिस उसका एक एक तिहाई इसका असर होता है एनवायरनमेंट पे। असर तो कुछ ना कुछ होगा लेकिन इसका एक तिहाई होता है, जिसकी वजह से ये मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑप्शन होता है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली मतलब ये ज़्यादा ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है हमारे पर्यावरण को। तो ये तो आपका हो गया। अब यहाँ पे सेक्शन बी में आपका बचता है जो आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन AC एंड DC विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। देखो जो AC एंड DC वाला क्वेश्चन है ना उसमें आप दो तरीके से लिख सकते हो। पहला तरीका मैं आपको बताऊं तो आप इसमें पॉइंट वाइज लिख सकते हो कि आपका पहला पॉइंट आएगा कि ट्रांसफर एनर्जी। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि जो आपका वोल्टेज होता है ना DC का, वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं होता है, और जैसे ही वो लॉन्ग डिस्टेंस पर हम उसे भेजते हैं ना वो स्टार्ट्स टू लूज एनर्जी, यानी कि वो अपनी एनर्जी को अपनी खोने बैठता है, लूज करने बैठता है। यहाँ आप अगर AC में लिखेंगे तो सेफर टू ट्रांसफर ओवर लॉन्ग सिटी डिस्टेंस एंड कैन प्रोवाइड मोर पावर। आपका सेम आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो इन वन डायरेक्शन, जबकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आपके DC में वो एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, और यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका AC में आपका कीप स्विचिंग करते हैं, मतलब ऊपर नीचे आपने देखा होगा ना कि क्रेस्ट ट्रफ करते रहते हैं। और आपका फ्रीक्वेंसी आपकी जो होती है वो आपकी DC की होती है 0 फ्रीक्वेंसी, आपकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 to 60 हर्ट्ज होती है आपकी AC की। तो ये तो आप इनको ऐसे लिखिए पॉइंट वाइज, या फिर मैं आपको एक दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा राइटिंग यहाँ पे मैंने खराब जल्दबाजी में लिखा हुआ था ये अपने पेपर के टाइम पे। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम बनाइए और यहाँ पे लिखिए कि मैग्नीट्यूड किसमें वेरिएबल होता है किसमें कांस्टेंट होता है। आपका जो AC होता है वो मोटर AC मोटर वगैरह में यूज़ होता है, और जो आपका DC होता है वो DC मोटर में यूज़ होता है।
जो आपका एसी होता है वो स्टेप अप हो सकता है और स्टेप स्टेप डाउन हम उसे कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की हेल्प से। जो हमारा डीसी करंट होता है उसे हम स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं। जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है सेम और 50 से 60 हर्ट्स होती है। आपकी डीसी की 0 हर्ट्स होती है। और जो हमारा एसी होता है ना उसे हम होम ऑफिस वगैरह में यूज़ करते हैं। और जो हमारा डीसी है उसे हम बैटरी ऑपरेटेड इक्विपमेंट जितने हमारे बैटरी पे चलते हैं ना इक्विपमेंट उनमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा तो मेरे को यही लगता है कि ये वाला सही है। बट अगर आप इसे करना चाहें तो आप इसे भी कर सकते हैं और इसका ना आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है डिस्क्राइब द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट। देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, डिस्क्राइब डिस्क्राइब द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का मूल ब्लॉक आरेख समझाइए। मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ कि डायग्राम इसका ये है। और जो इसका पूरा जो डिस्क्राइब करना है ना वो मैंने एक पीडीएफ में आपको दिया है। आपको टेलीग्राम पे ना आपको देख लेना, जो जो स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं हुए हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ पे मैंने इसका पीडीएफ दिया है। क्योंकि अगर मैं समझाने लग गया ना तो वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा की बन जाएगी और जितना मुझे पता है कि स्टूडेंट्स का अटेंशन स्पैन इतना नहीं है। तो इसका जो आंसर है ना मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो वहां से आप इसका आंसर देख लेना पूरा। लेकिन आपको डायग्राम मैंने दिखा दिया कि इसका डायग्राम आपका ये वाला है। उस पीडीएफ को आप चेक करना एक बार, जो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसका आंसर कैसे लिखना है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपना सेक्शन सी पे। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पे पूछा गया है कि डिस्कस द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बोथ पेट्रोल एंड डीजल इंजन। पेट्रोल और डीजल इंजन को कार्य सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये आपका पेट्रोल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल है, जो यहाँ पे मैंने पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि बुक में सारा लिखा हुआ है कि आपका पेट्रोल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इसमें आपका इनटेक और सक्शन स्ट्रोक होता है, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, फिर एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है और फिर आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। सेम आपका जो 2 स्ट्रोक इंजन था ना वही सेम आपका पेट्रोल इंजन में यहाँ पे है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा उसमें, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में उस पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। वैसे आप यहाँ स्क्रीन पर ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस आंसर को नोट डाउन कर सकते हो। और अब हम अपना पेट्रोल इंजन का तो हमारा हो गया, अब फिर हमें इसका डीजल इंजन का भी देखना है। तो हम डीजल इंजन का भी देखते हैं अभी। पे आपका डीजल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल दे रखा है। यहाँ पे भी सेम आपका इनटेक, कंप्रेशन, कंबशन और एग्जॉस्ट, आपका चारों प्रोसेस जो होगी ना, आपका 2 स्ट्रोक ले लो या फिर 4 स्ट्रोक ले लो, आपका पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन, सब में आपकी ये 4 प्रोसेस तो होगी। अब वो कितने रेवोल्यूशन पे होगी वो डिफरेंट होगी या फिर प्रोसेस डिफरेंट होगी, बट ये 4 स्टेप तो आपके सेम होंगे। तो यहाँ से आप डीजल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल देख लो कि आपका क्या है। और तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ स्प्लिट एसी सिस्टम। अब जो आपका स्प्लिट एसी सिस्टम है उसका हम वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। तो जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा हुआ था ना कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ स्प्लिट एसी सिस्टम, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपका जो वर्किंग ऑफ अ स्प्लिट एसी सिस्टम है वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं आपको टेलीग्राम पे इसका प्रोवाइड कर दूंगा इसका आंसर, क्योंकि अगर मैं समझाने बैठ गया ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं कि वर्किंग ऑफ अ स्प्लिट एसी सिस्टम क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पावर जनरेशन इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था ना यहाँ पे क्या पूछा गया था कि एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पावर जनरेशन इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र संयंत्र में ऊर्जा उत्पादन के मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है कि जब का सेकंड बी यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपका आपका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है पावर जनरेशन का वो कैसा होता है। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसका। इसको भी आप यहाँ से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पे इसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। इसका आंसर यहाँ तक है, ठीक है, थर्ड ए से पहले तक यहाँ आपका और वर्किंग प्रिंसिपल से लेकर यहाँ तक इसका पूरा आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट क्लासिफिकेशन ऑफ पंप एंड एक्सप्लेन देयर वर्किंग इन ब्रीफ। तो यहाँ पे आपका ना आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ पंप एंड देयर एप्लीकेशन। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं पढ़ना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पंप लिखना है कि पंप की जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। और उनकी वर्किंग को ना मैं आपको उस पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। हो सके तो इस आंसर को भी मैं उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमारे पास जो यहाँ पे दे रखे हैं ना वो 3 टाइप के पंप्स है। एक रेसिप्रोकेटिंग पंप हो गया, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक सबमर्सिबल पंप। यहाँ पे आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिए या फिर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इनको ना पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप हो गया पूरा और उसकी कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे दे रखी है। फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया आपका, अब यहाँ पे देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप आपको दे रखा है और उसकी एप्लीकेशन है। और फिर सबमर्सिबल पंप हो गया
और उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं दे रखी है, सबमर्सिबल पंप आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को भी ना मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, बस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको जल्दी से आपका आंसर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो आंसर लिखा हुआ है ना कि एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे आपके 5 पॉइंट लिखे हैं। तो इन 5 पॉइंट को ना आप ढंग से याद कर लेना या फिर से आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इसका आंसर जितना भी सेक्शन बी और सी है ना, उन सब के आंसर मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लो। लेकिन आप साथ साथ में ना स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हो सकता है कि मैं पीडीएफ लेट में अपलोड करूँ या फिर मेरे को टाइम ना मिले। तो इस वीडियो से ना साथ साथ आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहो कि ये क्वेश्चन नंबर 19 है, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 देखें, लिस्ट वेरियस एक्सेसरी यूज इन ट्रांसमिशन लाइन। जबकि ट्रांसमिशन लाइन में वेरियस एक्सेसरीज जो भी आपकी चीज़ें होती है वो क्या क्या इस्तेमाल होती है, इसका मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी टेंशन मत लो। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, व्हाट इज अर्थिंग, राइट्स इट्स इंपॉर्टेंस, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखो अर्थिंग का यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि अर्थिंग का पर्पस वगैरह क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछता है ना कि अर्थिंग क्या होता है, कि अर्थिंग तो आपको बेसिकली पता है कि अर्थिंग क्या होता है, जिसमें हम जो एक्सेसिव करंट होता है ना, उसको हम उसको हम मतलब अपने घरों में जब भी ना एक्सेस करंट आपके घरों में आता है, तो वो क्या करता है, आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को डैमेज कर देता है। तो उसी से आपको ये आपको मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक अर्थिंग सिस्टम आपके घर में इंस्टॉल करते हैं। हर घर में एक अर्थिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पे वो सब दे रखा है कि पर्पस क्या है अर्थिंग सिस्टम का, उससे क्या होता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि अगर आपसे कभी भी पूछते हैं ना कि व्हाट इज अर्थिंग, तो या तो आप बेसिक में लिखिए कि अर्थिंग क्या होता है, कि ये हमारे घर मतलब इसका पर्पस से आप उद्देश्य लिखिए, कि बेसिक में मत लिखिए इतना कि पर्पस अर्थिंग क्या होता है, जिसमें हम या तो एक रॉड अपने घर के बाहर इंस्टॉल करते हैं जो हमने एक्सेस करंट को ग्राउंड में भेजता है, या फिर हम एक स्ट्रिप और वायर की अर्थिंग करते हैं, या फिर हम पाइप अर्थिंग करते हैं। तो ये सब आप बेसिक हैं, ये भी लिख सकते हैं। बट आपका जो ये आंसर है ना, कि जो आपका 2E का जो यहाँ तक पूरा आंसर दे रखा है, यहाँ तक जो पूरा आंसर दे रखा है यहाँ से ये आप लिखेंगे ना, तो आपको अच्छे नंबर यहाँ से स्कोर होंगे। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जब आपसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ था ना कि अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग सिस्टम, आपका अर्थिंग, आपका वही आंसर आप लिखेंगे जो मैंने आपको पहले बताया। अब हमें अर्थिंग की ज़रूरत क्या है, इंपॉर्टेंस और नीड दोनों हमारा सेम ही है, आप आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे जो 6 पॉइंट लिखे हुए हैं ना, इनको आप अपनी कॉपी में ना एक बार ना नोट डाउन करो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके देखो कि आपको इनकी ज़रूरत क्यों है। अगर मैं पढ़ाने बैठ गया ना तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपका जो आपका पेपर था ना 2024 का, वो यहीं पे कंप्लीट होता है, ये इसका लास्ट आंसर था। और जिन आंसर को मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया हूँ उनको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, सभी स्टूडेंट्स को मैंने बता दिया है। 2024 का ये पेपर था जो कि हमारा कंप्लीट होता है। मैंने सभी क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कर चुका हूँ, जो नहीं करे हैं उनको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, मैंने बता चुका हूँ पहले ही। तो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है ना, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना, उनको एकदम से बाय हार्ट एकदम से रट लो, एकदम लाइन टू लाइन, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन ना डिट्टो यही आ जाए। अभी जो 2025 का पेपर मैं आपको दिखाऊंगा, या फिर 2024 का जो बैक पेपर मैं आपको दिखाऊंगा ना, अगर आपने इस पेपर को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, तो वो क्वेश्चन पेपर ना आप 5 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। अपने ही दिमाग में ना आप 5 मिनट में पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे कि वो कैसे होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, आशा करता हूँ आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, इससे और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। और ये इन्फॉर्मेशन ना और स्टूडेंट्स तक भी पहुँच जाएगी ये पेपर की। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और सब्जेक्ट की भी ऐसी पेपर सॉल्व की वीडियोस बनाऊं, तो एक बार कमेंट डाउन कर देना कि किस सब्जेक्ट का आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करें और स्टे ट्यून।